बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इससे पहले आप इस कहानी की 103 इक़्सात सुन चुके हैं और अब किस नंबर 104 मुलाहिज़ा फरमाएं। उस्मान ने उसी तरफ कार मोड़ ली। घाटी पर थोड़ा ही आगे सड़क के किनारे एक छोटी सी पुलिस चौकी थी। ये चौकी एक मकान में बनी हुई थी। इस वक्त रात का 1 बजने वाला था। चौकी के दफ्तर वाले दरवाजे के बाहर अगरचे एक बल्ब रोशन था, लेकिन दरवाजा बंद था। उस्मान ने चौकी से 10-12 गज आगे निकलकर कार रोक ली, नीचे उतरा और डिक्की में से तफ को निकालकर सड़क के किनारे पर डाल दिया और दोबारा स्टीयरिंग के सामने बैठ गया। दूसरे ही लम्हे कार तूफानी रफ्तार से सड़क पर दौड़ने लगी। उन्हें अपने ठिकाने में पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। शारक वगैरह उनके इंतजार में जाग रहे थे, अलबत्ता मरियम अपने कमरे में सो रही थी। बहुत देर लगा दी तुमने, हम तो परेशान थे, नौलखी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। हाँ, कुछ देर तो हो गई, लेकिन हम काम अधूरा छोड़ना नहीं चाहते थे, समीना ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम दोनों के बिखरे हुए बाल देखकर अंदाजा होता है कि कुछ दुश्वारी पेश आई थी, शारिक ने बारी बारी समीना और शाहपरी की तरफ देखते हुए कहा। दुश्वारी? वो तो हमने खुद पैदा की थी, समीना ने मुस्कुराते हुए कहा। हाजी के सिर्फ 2 गुंडे वहाँ मौजूद थे, जिन्हें काबू में करने के लिए हमें कुछ ड्रामा करना पड़ा। इसके अलावा और कोई दुश्वारी तो पेश नहीं आई। काम हो गया, नौलखी ने कहा। जाहिर है, समीना मुस्कुराई, उसके बगैर तो हम वापस भी ना आते। अब तक तो उस इलाके में क़यामत बर्पा हो चुकी होगी, इस मर्तबा तो हाजी यकीनन पागल हो जाएगा। वहाँ कितना माल था? शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। माल? समीना एक बार फिर मुस्कुराई। मेरे ख्याल में कम से कम 2 टन हीरोइन तो जरूर होगी। अब तक धुआं बनकर उड़ चुकी होगी और उस जहरीले धुएं का आम लोगों पर जो असर होगा उसका मुझे अफसोस है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये धुआं लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। 2 टन? शारिक के लहजे में हैरत थी। इसीलिए तो कह रही हूँ हाजी इस मर्तबा जरूर पागल होगा, समीना ने कहा। मेरा ख्याल है आप लोग चाय तो जरूर पियेंगे, करीब खड़ी हुई रज़िया ने उन सब की तरफ देखते हुए कहा। हाँ भाई, इस वक्त तो वाकई चाय की तलब महसूस हो रही है, उस्मान ने जवाब दिया। रज़िया बावर्ची खाने चली गई और आधे घंटे बाद सबके लिए चाय बनाकर ले आई। चाय के दौरान वो सूरत-ए-हाल पर तबसरा करते रहे। 2:30 बज गए। इंस्पेक्टर उस्मान ने घर जाने का इरादा जाहिर किया तो शारिक ने उसे रोक लिया। इंस्पेक्टर उस्मान फौरन ही रुकने पर तैयार हो गया। आओ, मैं तुम्हें कमरा दिखा दूं, आराम से सोते रहना, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, समीना ने कहा और उस्मान को ऊपर की मंजिल के एक कमरे में ले आई और बत्ती जला दी। ये कॉर्नर का कमरा था और इसमें 2 तरफ खिड़कियां थी। इंस्पेक्टर उस्मान दरवाजे में खड़ा समीना की तरफ देख रहा था। समीना इस वक्त कमरे के अंदर थी। जब वो बाहर निकलने लगी तो उसका कंधा उस्मान के कंधे से टकरा गया। समीना ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बाहर निकल गई। वो बिस्तर पर लेट गया और जल्दी नींद की आगोश में पहुंच गया। हाजी को ये इतला रात 2 बजे मिली थी। उसके खिलाफ अवाम का गुस्सा सर्द पड़ गया था और अवामी मुजाहरे भी खत्म हो रहे थे। उसे अपने आदमियों से सूरत-ए-हाल के बारे में मुसलसल इतलात मिल रही थी। वो अगर चाहता तो अपनी किसी कोठी में जा सकता था, लेकिन एहतियातन वो वसनपुरे वाले उसी मकान में मुकीम था। वो इस वक्त सो रहा था। टेलीफोन उसके बेड के करीब ही रखा हुआ था। उसकी आंख दूसरी घंटी पर ही खुल गई थी। कमरे में सब्ज रंग का नाइट बल्ब जल रहा था। पहले वो ख्वाबीदा सी नजरों से इधर उधर देखता रहा, फिर तीसरी घंटी बजी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया और फिर दूसरी तरफ से जो कुछ कहा गया उसे सुनकर हाजी के होश उड़ गए। वो गैर शऊरी तौर पर एक झटके से उठकर पलंग से उतरकर खड़ा हो गया। ये सब कुछ कैसे हुआ? तुम लोग कहाँ मर गए थे? हाजी दाड़ा। मैंने और शौकत ने 10 बजे डेरे का चक्कर लगाया था जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया। उस वक्त सब ठीक था जनाब, नूरा और ताफू कमरे में हुक्का पी रहे थे। हम चंद मिनट उनके पास बैठे थे। पता नहीं ये सब कुछ कैसे और कब हो गया। मैं शोर की आवाज सुनकर बाहर निकला। उसी वक्त 2 आदमी हमें आग लगने की इतला देने के लिए चौकी आए थे और जब मैं चौकी से बाहर निकला तो दरवाजे से चंद फुट के फासले पर नूरे की लाश पड़ी थी। वो रस्सियों से बंधा हुआ था और उसे सर पर गोली मारकर हलाक किया गया था। बोलते रहो, मैं सुन रहा हूँ, हाजी उसके खामोश होने पर चीखा। मैं अपने सिपाहियों को लेकर जाए बगुआ पर पहुंचा तो आग बेकाबू हो चुकी थी। आग इस वक्त भी काबू से बाहर है। आसमान धुएं से ढका हुआ है। फायर ब्रिगेड का अभी दूर दूर तक पता नहीं है। इंस्पेक्टर साहब भी पहुंच चुके हैं और आपके लिए एक इतला और ये है कि सिंहपुरा मोड़ की तरफ जाने वाली सड़क पर ताफू भी रस्सियों से बंधा हुआ मिला है। वो जिंदा है? हाजी ने पूछा। जी जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया। उसने बड़ी अजीब बात बताई है जनाब। ताफू का बयान है कि 2 जवान और खूबसूरत लड़कियां गुंडों से बचने के लिए उनके डेरे पर घुस आई थी। ताफू और नूरे ने उन्हें गुंडों से बचाने के लिए डेरे में पनाह दी थी, लेकिन उन लड़कियों ने पिस्तौल निकाल लिए और उन्हें तय खाने का रास्ता खोलने पर मजबूर कर दिया। उनमें एक लड़की ने अपना नाम समीना बताया था। यकीनन वही होगी, हाजी गुर्राया। उसके अलावा दुनिया की किसी लड़की में इतनी जुर्रत नहीं है कि हाजी के डेरे में कदम रख सके। उसके साथ 2 आदमी भी थे, दूसरी तरफ से कहा गया। उनमें से एक आदमी बाद में तय खाने में आया और उसने नूरे को गोली मारकर हलाक कर दिया। समीना ने पूछा कि उसने गोली क्यों मारी तो उस शख्स ने कहा था कि नूरा उसे पहचानता है। ओह, ये कौन हो सकता है? हाजी चौंक गया। आपके अंदर का ही कोई आदमी होगा जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया। ताफू कहाँ है? हाजी ने पूछा।
पुलिस की तहवील में जनाब इंस्पेक्टर साहब भी आ चुके हैं और उससे मामले की पूछगछ कर रहे हैं। खत्म कर दो उसे, उसकी जबान पर मेरा नाम नहीं आना चाहिए, समझे? हाजी के लहजे में बेड़िए की सी हुर्राहट थी। अब ऐसी कोई कोशिश करना बेकार है जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया। क्यों, क्या उसने आबे हयात पी लिया है? हाजी चीखा। वो बाकायदा पुलिस की कस्टडी में है और आप तो अखबार वालों को जानते ही हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि अखबार वालों को ऐसे वाकयात की इतला कैसे मिल जाती है। इस वक्त भी कम से कम 7 प्रेस रिपोर्टर और फोटोग्राफर उस जगह मौजूद हैं और उन्होंने ताफू से उगलवा लिया है कि डेरा आपका था और तय खाने में 1.5-2 टन के लगभग हीरोइन रखी हुई थी। कुत्ते का बच्चा, हाजी गुर्राया। खत्म कर दो उसे, हर सूरत में खत्म कर दो। ये मुमकिन नहीं है जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया। इकबाल टाउन वाले केस में आपके आदमियों को थाने के अंदर खत्म कर दिया गया था, जिसके नतीजे में ना सिर्फ थाने का पूरा अमला बल्कि डीएसपी तक को मुअत्तल कर दिया गया था। हमारे इंस्पेक्टर साहब को शायद पहले ही से इस बात का शुबा था कि इसको खत्म करने की कोशिश की जा सकती है, इसलिए उन्होंने ताफू को कड़ी हिफाजत में रखा हुआ है और किसी को उससे मिलने की इजाजत भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब ने डीएसपी और एसपी साहब को इतला दे दी है, वो लोग भी अब पहुंचने वाले होंगे। ठीक है, इंस्पेक्टर से कहो मुझसे बात कर ले, हाजी ने कहा। इंस्पेक्टर साहब तो जाए वकूआ पर ही हैं जी, मैं उन्हें आपका पैगाम दे देता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। और उसके साथ ही लाइन बेजान होगी। हाजी ने रिसीवर पटक दिया और दरवाजे पर आहट सुनकर उस तरफ मुड़ गया। उसका मेजबान शफकत दरवाजे में खड़ा था। किसका फोन था हाजी साहब? शफकत ने पूछा। क्या हुआ, बड़े गुस्से में हैं आप? वो लड़की समीना, हाजी गुर्राया। वो मुझे मिल जाए तो मिल जाएगी तो गुस्सा उतारेंगे ना। शफकत ने उसकी बात काट दी। वो तो छल्लावा बनी हुई है, छल्लावा। अब क्या किया उसने? आपकी बातों में मैंने ताफू का नाम सुना था। उस लड़की ने सिंहपुरा वाले डेरे को आग लगा दी है। 2 टन हीरोइन जलकर राख हो गई है। ये लड़की तो मुझे वाकई तबाह करके छोड़ेगी। जब तक समीना और शारक खत्म नहीं हो जाते मैं सुकून से नहीं बैठूंगा, हाजी बोला। सिंहपुरा वाले डेरे की तबाही का सुनकर शफकत भी उछल पड़ा। एक बात है हाजी जी, शफकत उसकी तरफ देखते हुए बोला। शारक को अफगानिस्तान भेजने के बाद उसकी माँ और बहन को इकबाल टाउन वाली कोठी से निकालने का फैसला किया था, तो मैंने उसी वक्त आपको मना किया था कि कोई ऐसा फैसला ना करें जिसके बाद पछताना पड़े, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी और अब ये सब कुछ उसी का नतीजा है। वो दोनों पे दर पे हमें नुकसान पहुंचाते चले जा रहे हैं और हम हैं कि अभी तक उनका कोई सुराग तक नहीं लगा सके। और मुझे क्या मालूम था कि वो हरामजादे बम्बों और गोलियों की बारिश से बचकर निकल आएंगे, हाजी गुर्राया। अगर वो दोनों समझते हैं कि मैं उनके सामने सर झुका दूंगा तो ये उनकी भूल है। मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, चाहे मेरी सारी दौलत खत्म हो जाए। उन्हें तलाश करूंगा और अपने हाथों से उन्हें मौत के घाट उतारूंगा। तुमने कहा था कि वो लोग गुलबर्ग की किसी कोठी में छुपे हुए हैं, उस कोठी का पता चला कि नहीं? अभी तक तो कोई पता नहीं चला, शफकत ने जवाब दिया। मैंने कई आदमियों और 10-12 औरतों को भी उस काम पर लगा रखा है। उम्मीद है कि 1-2 दिन में कोई सुराग मिल जाएगा। अगले हफ्ते मॉन्ट्रियल से पार्टी आने वाली है, वो लोग माल लेने के लिए आ रहे हैं। जहाज 1 हफ्ता पहले ही कराची पहुंच गया था, जो बर्थ के इंतजार में गहरे समंदर में खड़ा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उन्हें माल कहां से दिया जाएगा, हाजी ने कहा। वो चंद में खामोश रहा, फिर बोला। पीटर की पार्टी का माल पहले इंडिया से जाता था, हमने बड़ी मुश्किल से उन्हें तोड़ा था और रेट भी इंडिया के मुकाबले में ज्यादा थे। ये उनसे हमारी पहली डील होने वाली है। वो लोग हमें $10 लाख एडवांस भी दे चुके हैं। अगर डील मुकम्मल ना हो सकी तो बैनुल-अक़वामी तौर पर हमारी साख खत्म और बर्बाद हो जाएंगे हम। इसकी तो आप फिक्र ही ना करें जी, शफकत ने जवाब दिया। कुछ माल बंद रोड वाले मकान पर मौजूद है। मैं सुबह ही अजब गुल को पेशावर फोन कर देता हूँ, वो फौरी तौर पर कुछ बंदोबस्त कर देगा। लेकिन सबसे पहले हमें शारक और समीना का बंदोबस्त करना पड़ेगा। अपने सारे आदमी उनकी तलाश पर लगा दो, हाजी ने कहा, और बंद रोड वाले अड्डे पर पहरा लगा दो। अगर वहाँ कोई ऐसी बात हुई तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला। मेरे सिंहपुरा वाले आदमी ने इतला दी थी कि ताबू के बयान के मुताबिक समीना के साथ जो आदमी था उसने नूरे को महज इसलिए गोली मारकर हलाक किया था कि नूरा उसे जानता था। मुखबर ने भी इस शुबे का इजहार किया है कि वो हमारे अंदर ही का कोई आदमी हो सकता है जो किसी वजह से शारक से मिल गया है। मालूम करो वो कौन है। उस गद्दार का पता चल जाए तो शारक और समीना तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। कल इस पर काम शुरू कर देता हूँ, शफकत ने जवाब दिया। हाजी कुछ कहना चाहता था कि फोन की घंटी बज उठी। उसने लपक कर रिसीवर उठा लिया। उसका ख्याल था कि इंस्पेक्टर होगा, लेकिन ये उसका एक अपना ही आदमी था जो उसे डेरे में आतिशज़दगी की इतला दे रहा था। मुझे पता चल गया है, हाजी ने मुख्तसर सा जवाब दिया और फोन बंद कर दिया। फिर वो शफकत की तरफ देखते हुए बोला, चाय बनवा कर लाओ, मेरा तो दिमाग भी दुखने लगा है। शफकत कमरे से निकल गया और हाजी की कुर्सी पर बैठ गया। उसने सर को दोनों हाथों में थाम रखा था। उसके सर में धमाके हो रहे थे और खून खोल रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि शारिक और समीना कहाँ छुपे हुए हैं। लाहौर शहर में रहते हुए वो लापता, और मजे की बात तो ये है कि वो दंदनाते फिर रहे हैं।
और उसके आदमी या पुलिस उसका सुराग नहीं लगा रही। 1 महीने के अंदर अंदर ये चौथा वाकया था। पहले समनबाद वाली कोठी जलाकर राख कर डाली गई थी, फिर उसके आदमियों से 3 करोड़ मालियत का सोना छीन लिया गया था और उसके बाद अहम आदमियों को भी मौत के घाट उतार दिया गया था। उन दोनों वाकयात में शारिक भी शरीक था। फिर शारिक ने यह ड्रामा किया कि गुलबर्ग में अपनी ही कोठी को आग लगाकर रोपोश हो गया। उसने ये तासर देने की कोशिश की थी कि वो और समीना उस आग में जलकर राख हो चुके हैं, लेकिन फिर टैक्सी के हादसे वाला वाकया पेश आया और ये इंकिशाफ हुआ कि उस हादसे में जख्मी होने वाला शारिक था, लेकिन वो हॉस्पिटल से पुरस्कार तौर पर गायब हो गया और पूरे शहर की पुलिस उसका सुराग नहीं लगा सकी थी। हाजी ने मुल्तान रोड वाली हवेली से शारिक के माल पर कब्जा किया था और वो बहुत खुश था कि शारिक को नीचा दिखाने में कामयाब हो गया है। लेकिन तीसरे ही दिन समीना ने ना सिर्फ उस माल को उसकी कोठी में उड़ा दिया था और उसके बाद आज उसकी अरबों डॉलर मालियत की हिरवन धुएं में उड़ा दी थी। समीना हाजी दांत रगड़ कर रह गया। उसे कैसे पता चला कि बोगीवाल के कब्रिस्तान वाले तवीले में कोई तय खाना है और उस तय खाने में हिरवन भरी हुई है और उसके साथ दूसरी लड़की कौन है और उन्हें उस अड्डे के बारे में मालूमात फराहम करने वाला कौन है। हाजी के पुलिस वाले मुखबर ने बताया था कि समीना के साथ उस कार्रवाई में हिस्सा लेने वाला हाजी ही के गिरोह का कोई आदमी हो सकता है। इस बात की तस्दीक इस तरह भी होती थी कि उसने नूरे को महज इसलिए गोली मारी थी कि वो उसे जानता था और उसे ये डर पैदा हो गया था कि अगर नूरे को जिंदा छोड़ दिया गया तो वो उसे शनाख्त कर लेगा। इसका मतलब था कि वो कोई गिरोह ही का आदमी था। हाजी को अब दूसरे ठिकानों की फिक्र थी जिनमें अरबों डॉलर का माल भरा हुआ था। उस माल में असला भी था और हिरवन भी। सबसे ज्यादा माल बंद रोड वाले अड्डे पर था जहां 2 आदमी 24 घंटे मौजूद रहते थे और हाजी ने शफकत को हदायत कर दी थी कि उस अड्डे की हिफाजत के लिए मजीद आदमी भेज दिए जाएं और जो कोई अड्डे में दाखिल होने की कोशिश करे उसे गोली से उड़ा दिया जाए और खूबसूरत लड़कियों पर खास तौर पर निगाह रखी जाए। अगर कोई लड़की किसी भी बहाने अड्डे में दाखिल होने की कोशिश करे तो उसे पकड़ दिया जाए और हाजी को इतला कर दी जाए। हाजी ये सब कुछ सोच रहा था कि शफकत चाय लेकर आ गया। उसने 1 कप हाजी को दे दिया और दूसरा खुद लेकर उसके सामने दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। वो दोनों चाय पीते हुए ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि शारिक और समीना कहाँ छुपे होंगे और उनको इतलात फराहम करने वाला कौन है। अपने गिरोह का कोई आदमी नहीं हो सकता हाजी जी, शफकत ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। हमारा कोई भी आदमी गद्दारी का नहीं सोच सकता, ये यकीनन कोई बाहर का आदमी है। बाहर का आदमी कौन हो सकता है जिसे हमारे अड्डों के बारे में इतनी मालूमात हासिल हो? 2-3 आदमी ऐसे हैं हाजी जी जो आपके करीब रहने की कोशिश करते हैं, उन्हीं में से कोई हो सकता है, शफकत ने जवाब दिया। मसलन कौन? हाजी ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। एक तो ज़ुबैर है जी, शफकत ने जवाब दिया। ये इंग्लैंड वाले गैंग का नुमाइंदा है, वो हर वक्त आपके करीब रहता है। एक सौदे में आपने उसे कमीशन कम दिया था जिस पर वो नाराज भी हो गया था। हो सकता है उसे उन अड्डों के बारे में आपकी बातों से मालूमात हासिल हो गई हों और उसने इंतकामी कार्रवाई के तौर पर शारिक को उनके बारे में इतला दे दी हो। अफगानिस्तान जाने से पहले शारिक से भी तो उसके ताल्लुकात रहे हैं। और उसके अलावा हाजी ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। पुलिस इंस्पेक्टर उस्मान जिसे आपने मुअत्तल करवाया था, शफकत बोला। नहीं यार, हाजी ने कहा, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो तो कुत्ते की तरह मेरे पीछे दुम मिलाता फिरता है कि मैं सिफारिश करके उसे मुलाजमत पर बहाल कर दूं। उसमें इतनी जुर्रत नहीं है कि मेरे खिलाफ कोई कदम उठा सके। और फिर शारिक से उसका क्या ताल्लुक हो सकता है? वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, तुम शायद ये भूल रहे हो कि इंस्पेक्टर उस्मान पुलिस सर्विस से मुअत्तल हो चुका है और वो इस कोशिश में है कि उसकी सर्विस बहाल हो सके। अगर उसे शारिक और समीना के बारे में कुछ मालूम होता तो वह पहली फुर्सत में उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता, जिससे न सिर्फ फौरी तौर पर उसकी सर्विस बहाल हो जाती बल्कि उसे तरक्की भी मिलती और इनाम अलग। वो मेरे खिलाफ शारिक से मुखबरी क्यों करता? इस तरह उसे क्या फायदा होता? हाँ, आप कहते तो ठीक ही हैं हाजी जी, शफकत ने कहा। वैसे मजीदे का भी आजकल आपके यहाँ आना जाना है, हो सकता है उसे आपसे कुछ बातें मालूम हो गई हों जिन्हें वो शारिक तक पहुँचा रहा हो। नहीं शफकत, हाजी ने मजीदे वाले इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया। न सिर्फ मजीदे का इम्कान बल्कि उसके और भी बहुत से आदमी शारिक के हाथों मारे जा चुके हैं। वो शारिक को देखते हुए गोली तो मार सकता है लेकिन उससे दोस्ती नहीं करेगा। वैसे भी मजीदा एक बहुत छोटा आदमी है, मुझसे दुश्मनी मोल लेना पसंद नहीं करेगा। फिर भी इन लोगों पर निगाह रखनी चाहिए, शफकत ने मशवरा दिया। हाँ, अपने इत्मीनान के लिए ऐसा किया जा सकता है, हाजी बोला। उसी वक्त फोन की घंटी बजी। हाजी ने पहले घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 4 बज रहे थे। उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। मैं महमूद चीमा बोल रहा हूँ हाजी साहब। दूसरी तरफ से हेलो के जवाब में कहा गया, मुझे अभी अभी इतला मिली है कि मुझे भी इतला मिल चुकी है। हाजी ने उसकी बात काट दी। अच्छा हुआ तुमने फोन कर दिया। तब वो पुलिस की तहवील में है और उसने पुलिस को बता दिया कि वो डेरा मेरा है। अगर बात मंजर आम पर आ गई तो मेरे खिलाफ मजीद हंगामा खड़ा होगा। तुम उस इलाके के एसपी से बात करके ताफू को वहां से निकाल लो। ये ताफू कौन है हाजी साहब? दूसरी तरफ से पूछा गया। डेरे पर रहता था, मेरा कारिंदा है, हाजी ने जवाब दिया।
मैं भी एसपी से बात करता हूँ, फिर आपको इतला दूंगा, महमूद ने कहा। मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा, हाजी ने कहकर रिसीवर रख दिया। महमूद असम्बली का मेंबर था, उसे असम्बली तक पहुंचाने में हाजी का ही हाथ था। हाजी ने पहले उसे इलाके में मुतारफ कराया, उसके हाथों इलाके के लोगों के बहुत से मसाइल हल करवाए थे जिन पर हाजी ने पैसा पानी की तरह बहाया था। उस वक्त दूसरे सियासी लीडर भी मैदान में मौजूद थे। 2-3 तो ऐसे थे जिन्होंने सियासत को अपनी मेरास बना लिया था। वो लोग असम्बलियों में थे, लोग अपने मसाइल लेकर उनके पास जाते तो उन्हें टाल दिया जाता। उन सियासतदानों को सिर्फ अपना जाती मफाद अजीज था और उसके लिए वो हुकूमत के आला ओहदेदारों से जोड़ तोड़ करते ही रहते थे, लेकिन अवाम के उन नुमाइंदों को अवाम और उनके मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसे में महमूद सामने आया। वो अपनी जेब से पैसा खर्च करके लोगों के मसाइल हल कर रहा था। इलाके में जगह जगह लगे हुए गंदगी के ढेर उसने साफ करवाए, कुछ गलियों में ईंटों के फर्श लगा दिए, बहुत से इलाकों में पीने के पानी का मसला हल करवाया। लोग ये नहीं जानते थे कि उन सारे कामों के पीछे हाजी अब्दुल्ला जैसे स्मगलर का हाथ है। वो तो सिर्फ महमूद को जानते थे जो पैसा खर्च करके उनके मसाइल हल कर रहा था। वो जवान आदमी था और उसमें काम का जज्बा भी था, और जब महमूद इलेक्शन में खड़ा हुआ तो लोगों की अक्सरियत ने उसे वोट दिए। महमूद की इलेक्शन की मुहिम पर भी हाजी ने रुपया पानी की तरह बहाया। वोट खरीदने के लिए घर घर जाकर नोट बांटे गए, और जब इलेक्शन का रिजल्ट सामने आया तो महमूद खुशी से नाच उठा था। उसका हरीफ उस इलाके का पुराना और घाघ सियासतदान था। क़याम पाकिस्तान के बाद से अब तक असम्बली में ये सीट उसी के खानदान में चली आ रही थी। गोया ये उस खानदान की मोरूसी सीट बन गई थी, और अब पहली मर्तबा उस खानदान को शिकस्त हुई थी और ये सीट उनके हाथों से निकल गई थी। लोग महमूद को अपना हमदर्द गमगुसार समझते थे, लेकिन बहुत जल्द ये बात सामने आ गई कि महमूद भी खिदमत का जज्बा लेकर नहीं आया था। उसने लाखों रुपए बिला वजह खर्च नहीं किए थे, वो भी 1 के 100 बनाने के चक्कर में था, और सबसे बढ़कर वो हाजी अब्दुल्ला जैसे स्मगलर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा था। अखबारात जब भी हाजी के खिलाफ कुछ लिखते, असम्बली में जब भी हाजी अब्दुल्ला की गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ आवाज उठती, महमूद और उस जैसे जरखरीद नुमाइंदे हाजी अब्दुल्ला के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते और बात को असम्बली की दीवारों के अंदर ही खत्म कर दिया जाता। इस तरह हाजी को बड़े अफसरों से लेकर वजीरों पर भी गिरफ्त हासिल थी। जो लोग उसके नमकवार थे वो उसके गैर कानूनी कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे थे, और उसके खिलाफ एहतजाज करने वाले आवाम पर लाठी चार्ज किया जा रहा था। 5 बजे के करीब महमूद की कॉल आ गई। हाँ, क्या हुआ? हाजी ने उसकी आवाज़ सुनते ही पूछा। टाफू को वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल है हाजी साहब, बात बहुत ऊपर तक पहुँच चुकी है। पुलिस और हुकूमत के आला तरीन अफसरान इस वक्त भी वहाँ कैंप लगाए हुए हैं और सूरत हाल पर गौर कर रहे हैं। महमूद ने जवाब दिया। क्या बकवास कर रहे हो? हाजी धाड़ा, हराम खोर हो तुम सब। मैंने करोड़ों रुपए खर्च करके तुम लोगों को असम्बलियों तक पहुँचाया है, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो? एक मामूली सा काम नहीं कर सकते? ये पुलिस के इंस्पेक्टर की सतह का काम था। क्या तुम्हारे पास इतने इख्तियारात भी नहीं कि एक आदमी को पुलिस की तहवील से ही निकाल सको? बात बहुत ऊपर तक पहुंच चुकी है हाजी साहब, महमूद ने जवाब दिया। हेरोइन के जहरीले धुएं से मुतासर होने वाले 20 लोगों को मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में पहुंचाया जा चुका है। हुकूमत के तमाम बड़े बड़े अफसरान वहाँ मौजूद हैं, और ताफू के बयान से ये बात साबित हो चुकी है कि वो डेरा आपका था और वहाँ हेरोइन आपने जमा कर रखी थी। आग तो मैंने नहीं लगाई थी, हाजी चीखा। असल मुजरिम को तलाश करने की बजाय मुझे निशाना क्यों बनाया जा रहा है? इसलिए कि वो गोदाम आपका था, महमूद ने जवाब दिया। हमने कदम कदम पर आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, असम्बली में आपके खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को दबाया, लेकिन अब सूरत हाल बहुत ही संगीन हो चुकी है। आपके खिलाफ हुकूमत के पास इतने सबूत जमा हो चुके हैं कि अब हमारे लिए आपका दिफा करना बहुत मुश्किल हो गया है। क्या बकवास कर रहे हो हाजी धाड़ा? तुम्हारी ये जुर्रत मुझे इस तरह का जवाब दे सको? तुम आज जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो। अगर मैं चाहूँ तो चंद रोज में तुम्हें सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर कर सकता हूँ। तुम। वो खामोश हो गया। उसे अचानक ही एहसास हुआ था कि दूसरी तरफ से लाइन बेजान हो चुकी है। उसने रिसीवर पटक दिया और उठकर कमरे में टहलने लगा। शफकत खामोश बैठा हाजी की तरफ देख रहा था। उसे समझने में देर न लगी कि महमूद से कोई ऐसी बात हुई है जिससे हाजी बिफर गया था। इस मौके पर उसने कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझा और उठकर खामोशी से कमरे से बाहर चला गया। हाजी अब्दुल्ला बुरी तरह तिलमिलाया हुआ था। उसका बस नहीं चल रहा था कि एक एक को कच्चा चबा जाए। उसके अपने उसका हुक्म मानने से इनकार कर रहे थे। महमूद को उसने फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचाया था और अब वही उसके सामने अपनी बेबसी जाहिर करके उसका हुक्म मानने से इनकार कर रहा था। तकरीबन 6 बजे के करीब टेलीफोन की घंटी दोबारा बजी। हाजी ने लपक कर रिसीवर उठाया। अब क्या है? वो दाड़ा। लगता है बहुत गुस्से में हो हाजी साहब। दूसरी तरफ से एक नुजवानी आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम? हाजी चौंक गया। समीना, दूसरी तरफ से पुरसुकून लहजे में कहा गया। मेरा तो ख्याल था कि इस वक्त तक तुम पागल खाने में पहुंच चुके होगे, लेकिन लगता है बड़े मजबूत असाब के मालिक हो। कोई बात नहीं, एक आध कार्रवाई और सही, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाजी ने दांत रगड़ते हुए कहा। तुम मेरे हाथ आ जाओ, तुम्हें कुत्तों से निचवा दूंगा।
तुम्हारी बोटियां चीलों और गिद्धों को खिला दूंगा। तुम बस थोड़ी सी कसर रह गई है तुम्हारे पागल होने में, दूसरी तरफ से कहा गया। और हाजी को समीना के कहके की आवाज भी सुनाई दी। फिक्र मत करो, बस चंद रोज की बात है, तुम या तो पागल खाने में नजर आओगे या सड़कों पर। बंद करो ये बकवास हाजी दाड़ा। मैंने तुम्हें सिर्फ ये सुनाने के लिए फोन किया है कि अपने तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद तुम हमारा सुराग नहीं लगा सके, और हम तुम्हारे दूसरे अड्डों की तलाश में हैं जिनका सुराग हम जल्दी लगा लेंगे, और उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी। तुम तक पहुंचने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तुम्हारे उस ठिकाने का इल्म जहाँ इस वक्त तुम बैठे हो तुम्हारे पास बहुत ही करीबी आदमियों को भी नहीं, लेकिन हमें तुम्हारी तमाम नकलो हरकत का इल्म है। इसका यकीन तुम इस बात से भी कर सकते हो कि मैं इस वक्त तुमसे फोन पर बात कर रही हूँ। तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकती, हाजी चीखा। इसकी फिलहाल मैं जरूरत भी नहीं समझती, समीना ने जवाब दिया। और जब हम तुम्हारी गर्दन पर हाथ डालना चाहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें तुम्हारे करीब आने से नहीं रोक सकेगी। फिलहाल खुदा हाफिज। दूसरी तरफ से फोन बंद हो गया। हाजी ने भी रिसीवर पटक दिया और दरवाजे की तरफ मुड़कर चीख चीख कर शफकत को पुकारने लगा। शफकत के घर वाले जाग रहे थे, लेकिन शफकत सो गया था। उसकी बीवी ने उसे झुंझोड़ कर जगाया। वो आंखें मलता हुआ हाजी के कमरे में पहुंच गया। क्या हुआ हाजी जी? उसकी आवाज में नींद का खुमार था। समीना का फोन आया था, हाजी घुराया। समीना का? शफकत उछल पड़ा। समीना का नाम सुनकर उसकी नींद काफूर हो गई और दिमाग में धमाके होने लगे। हाँ समीना का, हाजी दाड़ा। उसने धमकी दी है कि वो लोग जब चाहें मुझे भी खत्म कर सकते हैं। उसे ये भी मालूम है कि मैं इस वक्त यहाँ छुपा हुआ हूँ। यहाँ फोन करने का मतलब है कि वो सब कुछ जानती है। ये मालूम करो कि यहाँ मेरी मौजूदगी के बारे में किस किस को इल्म है। उनमें से जिस पर गद्दारी का शुबा हो उसे गोली से उड़ा दो। जाओ यहाँ से दफा हो जाओ। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? शफकत कुछ कहे बगैर हाजी के कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ गया। उसकी बीवी फौरन ही उसके पीछे पहुंच गई। क्या हुआ? ये क्यों चीख रहा है? उसकी बीवी आयशा ने पूछा। वो एक सीधी सादी औरत थी। उसे आज तक ये मालूम नहीं हो सका था कि उसका शोहर किन कामों में फंसा हुआ है। हाजी के बारे में भी वो कुछ नहीं जानती थी। उसने हाजी का सिर्फ नाम सुना था और ये नहीं जानती थी कि उसके घर में जो शख्स मेहमान बनकर रह रहा है ये वही हाजी है जिसके खिलाफ पूरे शहर में मुजाहरे हो रहे हैं। 4-5 रोज पहले जब हाजी यहाँ आया था तो शफकत ने उसे बताया था कि वो उसका एक जमींदार दोस्त है जो एक मुकदमे की पेशी के सिलसिले में शहर आया हुआ है, और गायर से बाहर इसलिए नहीं निकलता कि उसे अपने मुखालफिन से जान का खतरा है। उनका मकान 2 हिस्सों में तकसीम था। हाजी जिस कमरे में रिहाइश पजीर था वो बिल्कुल अलग थलग था। शफकत की बीवी ने उस तरफ कभी झांका तक नहीं था। उसे कभी हाजी की आवाज भी सुनाई नहीं दी थी, लेकिन आज तो वो रात 2 बजे से बार बार चीख कर पुकार रहा था। कोई खास बात नहीं है, शफकत ने आयशा की तरफ देखते हुए कहा। उसका मुकदमा कुछ कमजोर पड़ता जा रहा है, इसलिए आज रात सो नहीं सका। रात 2 बजे उसके वकील ने इतला दी थी कि उसके अपने आदमी टूटकर उसके मुखालफिन से जा मिले हैं, और अभी कुछ देर पहले फिर वकील का फोन आया था कि उसका कोई अहम तरीन गवाह उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार हो गया है। इसलिए वो गुस्से में चीख रहा था। वैसे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं परेशान क्यों ना हूँ? आयशा ने जवाब दिया। घर में जवान बेटियां हैं, मैं भी गाँव की रहने वाली हूँ, जमींदारों को अच्छी तरह समझती हूँ। उनकी आपस की मुकदमे बादियों में घर के घर तबाह हो जाते हैं। उन्हें तो कुछ नहीं होता, मारे जाते हैं तो उनके मजदूर या दोस्त। देखो शफकत, उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली, तुम्हारे दोस्त यहाँ आते रहते हैं। ना मैं कभी किसी के सामने गई हूँ और ना मैंने कभी किसी के आने पर कोई एतराज किया है, लेकिन जब से तुम्हारा जमींदार दोस्त आया है मैं परेशान सी रहने लगी हूँ। मेरा तो मशवरा है कि एक आध दिन में इसे यहाँ से चलता करो। अगर तुम्हें अपना ख्याल नहीं तो मेरा ख्याल ही कर लो, अपनी जवान बेटियों का ही ख्याल कर लो। बात यह है आयशा, शफकत ने जवाब दिया, जब हम पर बहुत बुरा वक्त आया था और हम एक वक्त की रोटी को मोहताज हो गए थे तो मेरा यही दोस्त काम आया था। तुम जानती हो हम खोली नुमा मकान में रहते थे। उस खोली का किराया देने की हम में ताकत नहीं थी। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने इसी जमींदार दोस्त हाजी की वजह से हूँ। वैसे तुम ठीक कहती हो, घर में जवान बेटियां हैं। मैं इन लोगों के झगड़ों में नहीं फंसना चाहता, लेकिन इसे खरा सा जवाब भी नहीं दे सकता। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि किसी बहाने से आज ही इसे यहाँ से चलता करूं।